नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक लड़की की मौत के बाद हंगामा बरपा है और आरोप पुलिस पर लगे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक कोई भी चोट के निशान नहीं है, सिर्फ 2 निशान मिले हैं। गले में खरोंच के निशान जरूर मिले। इस बीच लड़की की बहन ने कई खुलासे किए हैं। दरअसल गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस को गैंगस्टर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस टीम के लौटने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में गैंगस्टर की बेटी की मौत हो गई। मौत से गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गांव वालों के आरोप है कि पुलिस की मारपीट से लड़की की जान गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि आधा दर्जन पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं मिली है। लड़की के शरीर पर मिले 2 निशान और गले में खरोंच के निशान है। बाएं जबड़े पर नीचे लगभग 0.5 सेंटीमीटर की मामूली चोट पाई गई है। पूरे शरीर में कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं है और न ही आत्महत्या की पुष्टि। फिर मौत कैसे हुई, यह बड़ा सवाल है। घर वालों ने कहा कि पुलिस ने मारपीट कर फांसी के फंदे से लटका दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग नहीं दिखाया गया है। चंदौली के बारे में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके सभी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। मृतका का पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है तथा उस पैनल में की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके अतिरिक्त घर वालों के जो भी पक्ष था उसके हिसाब से अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि विवेचना के दौरान जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। इधर इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चंदौली में पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौत के मामले में जो कोई भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच चल रही है। जल्दी दोषी कौन है इसका पता चल पाएगा। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर हमला बोलते नजर आए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। तारिक अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। तारिक जी, जो मामला सामने आया है उस पर आपके पार्टी के कुछ लोग पहुंचे भी थे, परिजनों से बात हुई है, पीड़ितों से बात हुई है, क्या कुछ कह रहे थे वो लोग और आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? मैडम, जो उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि अपराधी को पकड़ने जाना कोई अपराध नहीं है, तो कौन सा दुर्दांत अपराधी पकड़ने गए थे पहले तो ये बताएं कि वो कितना बड़ा माफिया था। मुख्यमंत्री के साथ ये माफिया और बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी तो क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं टीवी पे और न्यूज चैनल पे। उनको तो पकड़ने में कोई मरता नहीं है। एक गरीब आदमी जिसके ऊपर 151 और बिजली चोरी का मुकदमा, उसको दुर्दांत अपराधी बताया जा रहा है। तो ये जांच विशेष के ऊपर टिप्पणी करना और विशेष पढ़ना, ये तो गलत बात है। तो ये मामला तो बनेगा हाई लेवल पे और अगर लड़की का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है तो समाजवादी पार्टी जी जी दिल्ली एम्स में दोबारा होना चाहिए, क्योंकि लड़की कैसे
जी जी, तारिक जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो मामला अब और भी बढ़ गया है, क्योंकि बड़ी बहन की मौत हुई है, छोटी बहन का बयान सामने आ चुका है, जिसमें कई तरह के आरोप यहाँ पर परिवार वाले लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें कोई भी चोट के निशान नहीं मिले। कुछ छोटे मोटे चोट के निशान और खरोच के निशान है, लेकिन उससे मौत नहीं हो सकती। तो आखिर मौत कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है, और इस पर राजनीति भी हो रही है जमकर। कौन कौन पहुंचा है वहां पर, पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, पुलिस का क्या कुछ स्टैंड, पूरी जानकारी। जी, मैं आपको बता दूं कि जो पीएम का रिपोर्ट आया है वो पीसी किया गया था पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा। उनके द्वारा बताया गया कि शरीर पे 3 जगह की चोट की निशान है, जबड़े के नीचे 5 सेंटीमीटर का चोट का निशान है और 2 हल्के चोट का निशान है। लेकिन मौत कैसे हुई ये अभी तक नहीं पता चल पाया। इसके लिए जांच ऊपर की सैंपलिंग में सौंपा गया है। और यहाँ बात करें बहन की, तो बहन द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि 25 पुलिस वाले आए थे, उनके द्वारा हमारी बहन के साथ और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, जिससे मेरी बहन की मौत हो गई है और मैं बुरी तरह घायल हूँ। जी चले, भाई ने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। रेप की बात यहाँ पर भाई कहता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ कुछ वीडियोस भी परिवार वाले कह रहे थे कि उनके पास हैं, तो क्या वो पुलिस को दिए गए हैं? जी, अभी वीडियो के आधार पर तो अभी पुलिस को दिया नहीं गया। पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि सभी जांच बैठेगी। और यदि भाई की बात करें तो सबसे पहले वीडियो वायरल भाई ने ही किया था और भाई द्वारा आरोप लगाया गया था कि घर पे कोई भी मेल आदमी नहीं था, सिर्फ मेरी 2 बहनें थे, जिसके साथ 25 पुलिस वाले थे, 2 महिला पुलिस वाले थे। सभी ने मेरे बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसका मार मार के हत्या कर दिया गया है और एक बहन को अधमरा कर दिया गया है। जी चले, पॉलिटिकल क्या कुछ स्टैंड नजर आ रहा है वहां पर? सपा के कुछ लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और बयानबाजी भी हो रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट आपने भी देखा होगा। तो क्या अखिलेश यादव वहां पर पहुंच रहे हैं परिवार वालों से मिलने के लिए? इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी, अभी तक तो वो कोई अपडेट नहीं है। रात को पूर्व सांसद रामकिशन पूरी रात यहीं पे थे अभी तक के, और यहाँ के सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव भी थे। उनका साफ कहना है कि पुलिस वालों ने यही कुछ गलत अभद्र व्यवहार किया जिससे मौत हुई है, और तरह तरह के उन लोगों के पास बयान आ रहा है। लेकिन अभी अखिलेश यादव का कोई नहीं है सुराग, कब वो आ रहा है, हो सकता है कि आ भी सकते हैं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हालांकि रिपोर्ट में किसी अंदरूनी चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मौत कैसे हुई। बहन का जो बयान सामने आया उसमें बहन का ये कहना है कि 44 पुलिस वाले घर में घुसे थे, आवाज बहन देती रही, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी और फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला था पुलिस के निकलने के बाद वहां पर। तो चंदौली कांड की गवाह है मृतक की बहन, जिसने ये आप बीती सुनाई है। तो अब इस बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन साफ तौर पर परिवार वालों का कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा यहां पर मिले। तारिक जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। तारिक जी, अब आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? क्या अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचेंगे परिवार वालों से? उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार पर। नहीं, बिल्कुल मैम, निशाना साधा नहीं है। जो कमियां हो रही हैं वो देखी जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं दुर्दांत अपराधी को पकड़ने जाना कोई अपराध का काम नहीं है, तो कौन सा दुर्दांत अपराधी है? दुर्दांत अपराधी तो बाकायदा हम देखते हैं टीवी पे दिखता है और उनके वायरल वीडियोस होते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दुर्दांत अपराधी, दुर्दांत माफिया तो ये काम कर रहे हैं। और एक 151 और बिजली चोरी के मुकदमे में एक आदमी का मामला है, तो उसको दुर्दांत अपराधी कह दे रहे हैं, क्योंकि वो अखिलेश जी का कहना सही है, क्योंकि वो यादव है। तो ये इस तरह से लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, विपक्ष जब भी इस पर बोलता है, तो सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये उस वक्त ही आते जब मामला सामने आता है। तो ऐसे में क्या हम इसे यही मानकर चले कि आप लोग कहीं ना कहीं टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? मैम, किसी का मर्डर हो जाए उसमें हम क्या सियासत करेंगे? इसको सियासत करना नहीं कहते, हमदर्दी जताना होता है और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना होता है कि सरकार और उनके कर्मचारी जो ज्यादतियां कर रहे हैं और मर्डर करते हुए आजकल माफिया मर्डर कम कर रहे हैं, पुलिस वाले ज्यादा मर्डर कर रहे हैं। क्या गोरखपुर में जो मर्डर हुआ जो व्यापारी का, क्या वो उसके लिए हम लोग आगे नहीं आए थे? उसके लिए भी हम लोग आगे आए थे। क्या वो यादव था? यादव नहीं था, वो बनिया क्लास का आदमी था, बिजनेस क्लास का था। तो आप जिसका चाहे मर्डर कर दे, पुलिस से बड़ा गुंडा तो कोई नहीं। तो इन गुंडों को लगाम लगाने के लिए क्या हम आंदोलन ना करें? उसको कहते हैं सियासत कर रहे हैं।
चलिए अब देखना होगा इस पर बीजेपी क्या कुछ कहती है, लेकिन हालांकि प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई आगे की गई है, अभी भी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जी हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो उसमें चोट के निशान नहीं मिले हैं। अब यही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सवालिया निशान सवालों के घेरे में है कि आखिर मौत कैसे हुई, क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, हालांकि जो बयान सामने आया उसके हिसाब से 40 की संख्या में पुलिस वहां पर थी। जब पुलिस वाले वहां से बाहर निकले तो पंखे पर लटका हुआ शव मिला, जो कि गैंगस्टर की बेटी बताई जा रही है। कुल मिलाकर इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो है परिवार वाले कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आगरा से बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। चामुंडा देवी मंदिर समिति ने पत्र जारी कर दिया है। अब मंदिर को लेकर प्रदर्शन नहीं होगा, ये मंदिर समिति ने साफ कह दिया है। सभी संगठनों से मंदिर पर कोई बयान नहीं देने की गुजारिश भी की है। बिना कमेटी से पूछे कोई भी अपना वक्तव्य जारी नहीं करेगा। जिला प्रशासन इस पर समस्या का हल निकालेगा, ये साफ तौर पर मंदिर समिति ने कह दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आगरा से। जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करके इस आदेश की आवश्यकता भी थी, और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब इस पर जिला प्रशासन हल निकालेगा। चामुंडा देवी मंदिर समिति को लेकर अब ये कहा गया है कि इसे लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं होगी, बयानबाजी नहीं होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चामुंडा देवी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस पर आगरा में जिस तरह से बयान सामने आया था, अब उस बयान को लेकर ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी तरह का बयान ना दिया जाए। हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन ना करे, ये अपील की गई है मंदिर समिति की तरफ से। स्टेशन पर यह मंदिर बना हुआ है और स्टेशन पर बने चामुंडा देवी मंदिर के लिए प्रबंधन ने अपील की कि इस पर अब कोई बयानबाजी नहीं होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, तो आजम खान की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई है। आजम खान की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है। आजम खान जेल में है, कई दिग्गज उनसे लगातार मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई आजम खान की याचिका पर। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों की संख्या, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माउंट फोर्ट स्कूल के छात्र समेत 26 लोग कोरोना पॉजिटिव। कैथेड्रल की शिक्षिका के पति और छात्र के पिता कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। माउंट फोर्ट में कक्षा 7वीं के छात्र की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। छात्र के कांटेक्ट में आने वाले दूसरे स्टूडेंट्स की भी जांच करवाई गई। लखनऊ में 20 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें टीचर भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में भी 20 से ज्यादा छात्र छात्राएं और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ये खबर उनके लिए भी है जो अब ये सोच रहे हैं कि कोरोना जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो उनके लिए ये खबर कि लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो सावधानी बनाए रखें। माउंट फोर्ट स्कूल के छात्र समेत 26 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इधर मैनपुरी में मुख्यमंत्री का निजी सचिव बनकर पुलिस अधिकारियों को फोन पर हड़काना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस की सर्विलांस टीम ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम जगत किशोर बताया है, जो किदवई नगर कानपुर का है। एसपी अशोक कुमार रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़ा गया युवक अपने आप को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बताकर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार एक अभियुक्त को छोड़ने के लिए एसओ और सीओ को फोन पर दबाव बना रहा था, रौब भी उन पर दिखा रहा था। शक होने पर सर्विलांस टीम और पुलिस ने शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। AK वाजपेयी जो कि कानपुर नगर के रहने वाला है और वर्तमान में फतेहगढ़ में रहता है, कल रात में एक देवर थाना में शातिर अपराधी पकड़ा गया था, जिसको छुड़वाने के लिए रात पर पहले एसओ को, बाद में सीओ को और अल्टीमेटली फिर हमें बहुत प्रेशर बनाने लगा कि इसको छोड़ दिया जाए। मैं निजी सचिव बोल रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। खैर इसके बाद फिर वो हमारी टीम सक्रिय हुई और इसका वेरिफिकेशन करके इसके बाद इसको आज जेल भेजा जा रहा है।
प्रतापगढ़ पुलिस ने सपा नेता और 5 लाख के इनामिया बदमाश सभापति यादव और उसके भाई सुभाष यादव को कोर्ट में पेश किया, जहां मामले की सुनवाई के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट ने सभापति और उसके भाई सुभाष यादव को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपको बता दें कि सुरक्षा के बीच पुलिस ने दोनों भाइयों को जेल में दाखिल करवाया। आपको ये भी बता दें कि बंगाल से ट्रांजिट रिमांड पर दोनों इनामिया भाइयों को पुलिस ने भोर में प्रतापगढ़ लाकर उनसे पूछताछ भी की थी। मेडिकल कराते हुए दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। देश के साथ उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी 75 जिलों में रोस्टर के अनुरूप निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि हमको केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है। प्रदेश में सभी बिजली उत्पादक केंद्रों की कोयला की मार्ग को शीर्ष वरीयता में रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हो तो कोयला खदानों से सभी पावर प्लांट तक कोयले की ढलाई के लिए रेल मार्ग के साथ साथ हमको सड़क मार्ग का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने चुनाव में कहा कि किसानों को अगले 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, पर अब कह रहे हैं कि यार एक उपभोक्ता भुगतान करे तभी आपूर्ति होगी। ये सरकार बताए कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की, वो जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज 3 मई से होने जा रहा है, जिसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं का देवभूमि में आह्वान करते हुए कहा कि यात्रा इस बार ऐतिहासिक होने जा रही है, जिसने यात्रा से जुड़ी सभी सामाजिक संस्थाएं और उत्तराखंड के स्थानीय लोगों व सरकार मिलकर अपना सहयोग प्रदान कर रही है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए तैयारियां हो चुकी है। ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है। उत्तराखंड के पास उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे, उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए। अब 4 धाम यात्रा को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है, जिसमें कांग्रेस का ये कहना है कि तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि यात्रा को लेकर व्यवधान नहीं होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी है। कांग्रेसी प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मंत्रियों के बयानों पर भी सवाल खड़े किए हैं। बातें केवल बातों तक सीमित हैं। अगर आज के समाचार पत्र आप उठाकर देखेंगे तो उनके मुख्य प्रश्नों की जो खबर है वो चौंका देने वाली और चिंताजनक खबरें हैं कि डेंजर जोन्स को अभी तक चिन्हित तक नहीं किया गया और उनके लिए कुछ किया नहीं गया। श्रीनगर से बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो गड्ढा युक्त है। ऐसे में जगह जगह पर हेल्थ की सुविधाएं होनी चाहिए थी, एटीएम सुविधाएं होनी चाहिए थी और पिछले बार का जो मंजर हमने देखा कि 7 से 10 घंटे तक यातायात जो है बाधित रहा। ऐसे में छोटे 2-3 साल के बच्चों को जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, भूख से वो बिलखते रहे, इसका भी इंतजाम सरकार को करना पड़ेगा। 8 लाख लोगों की बात आप आने की कर रहे हैं, लेकिन वो रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या, ये बात आप नहीं बता रहे हैं। जितने मंत्री हैं उतनी बयानबाजियां हो रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का सदस्यता अभियान अब अंतिम चरण में चल रहा है, जिसके बाद संगठनात्मक चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से 31 मई तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश मिले हैं। पहाड़ी इलाकों में रहना कठिन होता है। अक्सर लोग यहां आपदा से 2-4 होते रहते हैं। ऐसे में पीआरडी जवानों को ट्रेनिंग देकर आपदा से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है और 4 धाम यात्रा के लिहाज से इस ट्रेनिंग को काफी अहम भी माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बेहद अहम है। ये यात्राएं राज्य के पर्यटन और आर्थिकी का बेहद महत्वपूर्ण जरिया भी है। 4 धाम यात्रा मौसम के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील मानी जाती है।
सन 2013 में केदारनाथ में जिस तरह की आपदा आई, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस घटना के बाद तो जैसे बारिश और बाढ़ जैसे उत्तराखंड की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। लेकिन अब इन कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए पीआरडी जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हल्द्वानी के अमृतपुर में बड़ी बड़ी चोटियों और नदी के बीच में आपदा प्रबंधन की साइट पर इस समय उत्तराखंड सरकार के द्वारा 12 दिन का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें पीआरडी के करीब 27 जवान प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग आपदा का ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय देहरादून के सौजन्य से चल रहा है। सरकार का ये कहना है कि बच्चों से लेकर बुढ़े तक हर आदमी को ये ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि कोई भी आपदा आए, किसी भी प्रकार का आपदा आ जाए, भूकंप आए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आग की हो और हिमस्खलन हो, कोई भी प्रकार का आपदा है, उससे वो आदमी बच सके। बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं गांठ मारना, और जब अब यहाँ सीख के जाएंगे हमको इतना ऐसा लग रहा है कि हम जाके कुछ औरों को भी सिखाएंगे, औरों को हम कभी आपदा आ गई तो वहाँ जाके हम मतलब उन लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे जवानों को आपदा के समय लोगों को बचाने के लिए पहाड़ों से नीचे उतरना और चढ़ना सिखाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इसके माध्यम से आसानी से वो पहाड़ी इलाकों में रह सकते हैं। क्योंकि ये जो है आपदा की ट्रेनिंग है, इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है। इसमें आपदा तो एक फिक्स पता नहीं चल सकता है कि कैसी जगहों में आए, कहीं भी ये आ सकती है। खास तौर पर ये हमारे जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र का ये मतलब ये है कि हर किसी भी जगह किसी भी समय आ सकती है। ट्रेनिंग सर हार्डवेयर बहुत अच्छी है, और जो हमारे सर लोग जो हैं बहुत प्यार से हम पर मेहनत करें और अच्छी तरह समझा रहे हैं। लेकिन ये रैपलिंग ये चीजें इंग्लिश में होती है, लेकिन मेरे को चीजें आती नहीं है। और वैसे में सब बता दूं, पहाड़ में चढ़ना उतरना, पुलिया से अप डाउन करना, ये करना सर, सारी चीजें सर लोग बहुत अच्छी तरह से। फायदा होने वाला है आपको? फायदा ये होने वाला है सर, आने वाले टाइम में कभी ऐसा नहीं होगा फिर आपदा आ गई तो हम अपने आसपास के एरिया में जो हमसे जो चीजें हम यहाँ सीखे जा रहे हैं, तो उसका हम प्रयोग वहाँ पर एक दूसरे को बता के कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य में केदारनाथ आपदा के बाद आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ का गठन किया गया था। एनडीआरएफ से बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद अब एसडीआरएफ और पीआरडी के जवानों को उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे आपदा के अलावा भीषण अग्निकांड में बचाव कार्य करने के साथ ही वर्ष भर ग्रामीणों को भी बचाव के गुर सिखा सके। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अब चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो एसडीआरएफ और पीआरडी के जवानों की आवश्यकता होगी। हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट, जनता टीवी।